नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। क्लास 10th के हमारे प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं हमारा ये मास्टर 30 बैच। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग आप सभी के साथ आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारी प्यारी ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस करने वाले हैं। जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। और ये चैप्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? आपका जो भूगोल वाला पार्ट है ना दोस्तों, जिसे हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं, वहां पर ये हमें देखने को मिलता है। इस चैप्टर से संबंधित हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आखिर करेंगे क्या? हम लोग आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि भाई विनिर्माण क्या होता है ना? या फिर विनिर्माण उद्योग से आप लोग क्या समझते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, विनिर्माण दोस्तों एक प्रकार से आप देखते हैं कि ये ना एक प्रक्रिया है, कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखते हैं कि आपके पास कोई कच्चा माल हुआ। आपके पास कोई कच्चा माल हुआ, आप इस कच्चे माल को क्या करते हैं दोस्तों? मशीन में डाल देते हैं। और मशीन में डालने के बाद ये जो कच्चा माल था वो एक नए रूप में या फिर आप देखते हैं कि एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम लोग विनिर्माण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कपास था, यानी कि रुई थी, और मैंने इस कपास को क्या किया? मशीन में डाल दिया। और मशीन में डालने के बाद ये जो मेरा कपास था ये कपड़े में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रोसेस को, जिस तरीके के तहत मैंने कच्चे माल को मशीन में डालकर मूल्यवान वस्तु यानी कि कपास को मशीन में डालकर कपड़े में बना दिया जो मूल्यवान हुआ, इस पूरे के पूरे तरीके को या फिर इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ही हम लोग विनिर्माण उद्योग के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या क्या है। अगर हम लोग विनिर्माण उद्योग के महत्व के बारे में देखते हैं दोस्तों, तो ये किसी भी देश के अंतर्गत तेजी से उसको आगे बढ़ाने में बहुत योगदान देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे दुनिया के अमीर देशों के नाम बताओ, तो आप कहेंगे सर अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, रशिया हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, है ना, कनाडा हुआ, न्यूजीलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ। ये सभी ऐसे देश हैं जो दुनिया के समृद्धशाली देश या फिर अमीर देश या फिर पावरफुल देश माने जाते हैं। और इन देशों के अंदर हमें एक समानता देखने को मिलती है। वो क्या? कि भैया इन सभी देशों में बड़े स्तर पर उद्योग धंधे मौजूद हैं, कारखाने मौजूद हैं। और कारखानों की मदद से ही इस देश के अंदर लोगों के पास काम रहा है। और काम होने की वजह से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि लोगों के पास यहाँ पर रोजगार रहा। और अब यहाँ पर आप देखते हैं कि फिर गरीबी कम हुई, लोगों का जीवन अच्छा हुआ। इसी के साथ साथ जिस देश के अंदर बड़े तौर पर फैक्ट्रियां खुली होती हैं, फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर मौजूद होती हैं, तो उस देश के अंतर्गत आप लोग देखते हैं दोस्तों कि फैक्ट्रियां खुले होने की वजह से वहां की जो कृषि होती है वो भी बहुत ज्यादा एडवांस या फिर आधुनिक हमें होती हुई दिखती है। नई नई तरीके की मशीनें उस फैक्ट्री के अंदर बनती हुई दिखती हैं। उस देश के अंदर आप लोग देखते हैं कि कृषि का उत्पादन अच्छा होता है, लोगों की आय बढ़ जाती है, किसानों की जीवन बेहतर होता है। उसी के साथ जो फैक्ट्रियां होती हैं वो उस देश की एक बहुत बड़ी योगदान देती है उस देश के विकास के अंतर्गत। वहीं देखा जाए कि अगर किसी देश में बहुत सारे उद्योग धंधे या फिर बहुत सारी फैक्ट्रियां मौजूद हैं, तो इन फैक्ट्रियों में बना जो सामान होता है वो देश के बाहर क्या किया जाता है दोस्तों? निर्यात किया जाता है या फिर भेजा जाता है। और उसके बाद जब आप देखते हैं दोस्तों कि देश के बाहर गया ये जो सामान बाहर भेजा जाता है, तो देश को फिर आप देखते हैं कि बहुमूल्य डॉलर या फिर विदेशी मुद्रा मिलती है, जो देश को क्या करती है? बड़े तौर पर आगे बढ़ाने में योगदान देती है। अगला सवाल है कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। कि अगर मुझे कहीं पर कोई फैक्ट्री लगानी है या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मुझे कहीं पर कोई उद्योग धंधे को लगाना है, तो इनमें से एक भी चीज अगर कम हो जाएगी ना, तो जो मेरा बिजनेस है या फिर जो मेरा उद्योग है वो आपको प्रभावित होते हुए दिखेगा। जैसे अगर मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूं और मेरे पास कच्चा माल ही नहीं है, मान लीजिए कि मैं कपड़े बनाने की फैक्ट्री को लगाना चाहता हूं और मेरे पास अगर कपास ही नहीं है, तो क्या मेरी फैक्ट्री से मैं सामान को बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगा, है ना। तो कच्चे माल के होना जरूरी है। ऐसे ही मेरे पास कच्चा माल तो है, लेकिन मेरे पास श्रम की भी उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास मजदूर होने चाहिए जो मेरे लिए काम को करें। अब उसी के साथ साथ आपके पास मजदूरों को पैसे देने के लिए पैसा होना चाहिए। कच्चे माल को खरीदने के लिए भी आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी होनी चाहिए। आपके पास ऊर्जा की उपलब्धता भी होनी चाहिए। मतलब आपके पास आप देखते हैं कि बिजली के संसाधन भी होनी चाहिए, मशीनों में बिजली भी आनी चाहिए। अगर बिजली नहीं आएगी तो आप देखते हैं कि आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे। आपने जो सामान बनाया उस सामान को बाजार तक भी पहुंचाना चाहिए। आपके फैक्ट्री के आसपास बाजार भी मौजूद होना चाहिए। और बाजार तक सामान पहुंचाओगे कैसे? बाजार तक सामान पहुंचाया जाएगा यातायात के द्वारा। तो आपके फैक्ट्री के आसपास अच्छी यातायात सुविधा या फिर आधारभूत ढांचे की भी सुविधा होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज आपको नहीं दिखेगी तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा।
अगला सवाल है कि कृषि पर आधारित उद्योगों के उदाहरण दीजिए। हमारे कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो पूरे तौर पर आप लोग देखते हैं किस पे टिके होते हैं दोस्तों, कि जहां पर कुछ हमारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जो कच्चा माल आता है ना, वो कहां से आता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि कृषि से आता है, खेती से पैदा होते हुए आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर चाय की फैक्ट्री है तो चाय खेती से पैदा होती है, कॉफी की फैक्ट्री है तो वो भी खेती से पैदा होती है। अब चीनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए गन्ना वो खेती से प्राप्त होता है। ऐसे ही कपास, ऊन, सिल्क, ये सभी हमारे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर जो कच्चा माल होता है वो खनिजों से प्राप्त होता है, उनको हम लोग खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। तो लोहा इस्पात हमारा खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट हमारा खनिज आधारित उद्योग है, एल्यूमिनियम हमारा खनिज आधारित उद्योग हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अपने आसपास अगर आप हर एक चीज को देखते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर आपको एक चीज जरूर देखने को मिलती है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग लोहे के नाम से पुकारते हैं। और आप देखते हैं कि ये जो लोहा है ना दोस्तों, ये हर एक चीज के अंदर मौजूद है। और लोहे से हम देखते हैं कि दूसरे कारखानों के लिए या फिर दूसरे फैक्ट्री के लिए मशीनें भी बनाई जाती हैं, है ना। इसीलिए लोहे और इस्पात उद्योग को क्या कहा जाता है, दूसरे सभी उद्योगों का आधार कहा जाता है, कि अगर लोहा और इस्पात उद्योग नहीं होगा तो हमारा कोई दूसरा उद्योग बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगला सवाल है, सार्वजनिक उद्योग से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, सार्वजनिक उद्योग हमारे ऐसे उद्योग होते हैं, है ना, हमारी ऐसी फैक्ट्रियां जिनका मालिक जो होता है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि देश की सरकार होती है। ऐसे उद्योगों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे उद्योगों को हम लोग सार्वजनिक उद्योग या फिर सरकारी उद्योग या फिर पब्लिक सेक्टर के उद्योग कहते हैं। जैसे भारत के अंदर सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, उसी के साथ ओएनजीसी, ये हमारी सरकारी फैक्ट्रियां हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर से क्या समझते हैं आप। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर का मतलब होता है कि कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्या करती है, वो लोगों को ना अपना पार्टनर बना लेती है और पार्टनर बनाकर उनके साथ बिजनेस और व्यापार करती है। इस प्रकार के द्वारा स्थापित फैक्ट्री को हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्री के नाम से पुकारते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक कंपनी है जिसे कहा जाता है अमूल। अमूल ने क्या किया, जो भारत के अंदर किसान थे जो गाय और भैंस के द्वारा दूध का उत्पादन करते थे, उनसे कहा कि तुम खुद ही बेचते हो, तुम्हारा ज्यादा बिकता नहीं है, आप हमारे पार्टनर बन जाओ हमारी कंपनी के साथ। लाभ होगा तो दोनों बांट लेंगे और घाटा होगा तो हम संभाल लेंगे। तो जब आप देखते हैं कि लोगों को अपना पार्टनर बनाकर बिजनेस करते हैं और फिर जो कंपनी स्थापित होती है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर की बिजनेस की फैक्ट्री कहते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि जो चीनी उद्योग है वो भी इसका एग्जाम्पल है। लिज्जत पापड़ भी आप देखते हैं कि महिलाओं को पार्टनर बनाकर किया गया एक कोऑपरेटिव सेक्टर का एग्जाम्पल है। हमारे प्यारे भारत में सूती कपड़ा जो है ना दोस्तों, वो बड़े मात्रा में पैदा किया जाता है। और भारत की सूती कपड़े से संबंधित कुछ समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं को एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहली समस्या है कि इसमें जो मशीनें यूज की जाती हैं वो पुरानी है और बिजली नहीं आती, जिससे उत्पादन पर फर्क पड़ता है। श्रमिक जो है वो अच्छे नहीं है, कुशल नहीं है, और क्या है दोस्तों कि वो ट्रेंड नहीं है, और वो क्या कर देते हैं, वो अपनी गलती की वजह से उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। और रेशम आप देखते हैं दोस्तों कि सूती सूती धागे की जगह अब प्लास्टिक के जो धागे और प्लास्टिक से बने जो कपड़े होते हैं वो भी पहने जा रहे हैं, जिससे सूती कपड़े को या फिर सूती उद्योग को नुकसान हो रहा है। एक और हमारे देश के अंदर उद्योग है जिसे हम लोग जूट या फिर पटसन उद्योग के नाम से पुकारते हैं। और ये जो जूट है ना, ये हुगली नदी के पास ही हमें देखने को मिलता है। क्यों, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। हुगली नदी हमें पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल राज्य के अंदर देखने को मिलती है। भाई, इसी राज्य के अंदर जूट या फिर पटसन, और जिसे हम लोग एक और नाम से भी पुकारते हैं, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ये हमारा जूट या फिर पटसन सिर्फ और सिर्फ हुगली नदी के पास ही क्यों बना हुआ है। इसके पीछे वजह है कि हुगली नदी के पास और पश्चिम बंगाल के आसपास बहुत ही उपयुक्त जलवायु है, जिस वजह से पटसन यहाँ पर पैदा होता है। यहाँ पर अच्छी मात्रा में पानी है हुगली नदी का। उसी के साथ यहाँ पर ना जल यातायात भी है, रेलवे का भी यातायात है और सड़क का भी अच्छा जाल है, जिसकी वजह से सामान को पहुंचाना लेना बहुत आसान होता है। अच्छी मात्रा में यहाँ पर हमें मजदूर भी मिल जाते हैं, और इसी वजह से भारत का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री है जूट की, वो हमें पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हुगली नदी के पास देखने को मिलती है। अच्छा, जब भी भारत के अंदर हम लोग बात करते हैं दोस्तों चीनी के उत्पादन की, तो भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन दो राज्यों के अंतर्गत हमें होता हुआ दिखता है, जिसे हम लोग यूपी और बिहार के नाम से पुकारते हैं। लेकिन आप देखते हैं दोस्तों कि अब यूपी और बिहार से ये जो आप देखते हैं कि जो चीनी उत्पादित की जा रही थी, अब ये शिफ्ट होनी शुरू हो गई है। कहां पर, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर होती हुई शुरू हो गई है। कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि चीनी जो होती है वो किससे बनती है, चीनी बनाई जाती है गन्ने से। और यूपी बिहार का जो गन्ना है ना दोस्तों, वो उतना ज्यादा मिठास पैदा नहीं कर पा रहा। महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर अब नई नई फैक्ट्रियां खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसमें अच्छी मात्रा में शकरा यानी कि
मिठास मौजूद है, यहाँ की अच्छी जलवायु है, और इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में जो हमारा दक्षिण भारत है, विशेषकर महाराष्ट्र वाला जो राज्य हुआ, यहाँ पर अब चीनी की फैक्ट्रियां बड़े तौर पर खुल रही हैं, क्योंकि गन्ना मिठास ज्यादा पैदा करता है और जिससे ज्यादा चीनी पैदा होती है। अच्छा, जब भी हमें किसी देश के विकास को दिखाना होता है तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग दिखाते हैं कि उस देश में स्टील का कितना उत्पादन हो रहा है, या फिर वहां पर स्टील को कितनी खपत, या फिर वो देश कितना स्टील का यूज करता है। अब ये जो स्टील होता है ना दोस्तों, जिस देश में जितना ज्यादा यूज होगा, इसका मतलब है कि भाई वहां पर उतनी सड़कें बन रही हैं, उतनी मेट्रो बन रही हैं, उतनी हाईवे बन रहे हैं, उतने हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो स्टील की खपत के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि मुख्य तौर पर उस देश में नई नई प्रकार की मशीनें बनाई जा रही हैं, रोड बनाए जा रहे हैं, मेट्रो बनाई जा रही है, और वो किसी देश के विकास का एक बेहतरीन सूचक माना जाता है। अगला सवाल है कि भारत के अंदर मोटर गाड़ी उद्योग पर आपको टिप्पणी देनी है। हमारा जो प्यारा भारत है, ये साल 1990 से पहले तक आप देखते हैं कि मोटर गाड़ी के अंतर्गत पूरे तौर पर क्लोज था। भारत में सिर्फ भारतीय ही कंपनी थी, मारुति जिसे हम कहते हैं, है ना, और एम्बेसडर जो कार हुआ करती थी, दूसरी कोई विदेशी कंपनी थी ही नहीं। साल 1991 के बाद से भारत में विदेशी कंपनियां आनी शुरू हुई, और अब तो भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी कंपनियां मौजूद हैं। हमारे भारत के अंदर 15 आप देखते हैं कि टू व्हीलर्स, जो स्कूटर और बाइक बनाने वाली कंपनियां हैं, वो मौजूद हैं। उसी के साथ 9 बड़ी कंपनियां हैं जो कार, ट्रक और बस सब बनाती हैं, है ना। और इन कंपनीज के आ जाने की वजह से अब भारत के बहुत से शहर हमें विकसित होते हुए दिखे, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, लद्दाख, है ना, लखनऊ, ये सभी शहर हमें विकसित होते हुए दिखे हैं। आगे बढ़ेंगे। यहां तक तो हमने दोस्तों कुछ अपने प्रश्नों को एक एक कर आप सभी के सामने रखा है। अब आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों की आगे की कहानी को भी डिस्कस करना जारी करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्न में से वो कौन सा उद्योग है जहां पर हम लोग देखते हैं कि चूने पत्थर को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, जब हमें सीमेंट को बनाना होता है ना, तो सीमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जरूरत होती है चूना पत्थर की, और उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमें जरूरत होती है सिलिका की, है ना। और सिलिका और उसके साथ फिर हम लोग कुछ केमिकल को एड ऑन करते हैं, मिलाते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं कि हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, सीमेंट की प्राप्ति होती है। तो सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर कच्चे माल के तौर पर आप लोग देखते हैं दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से वो कौन सी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बनाती है, यानी कि इनमें से वो कौन सी कंपनी है जो भारत की एक सरकारी कंपनी है और जो स्टील का उत्पादन करती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हमारा इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से वो कौन सा उद्योग है जहां पर बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। देखिए, ये जो बॉक्साइट होता है, जब हम इसको शुद्ध बनाते हैं, जब हम इसको बेहतर बनाते हैं, तो बॉक्साइट से हमें निकलता है दोस्तों एल्यूमिनियम, है ना। तो बॉक्साइट को बेहतर बनाकर, बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग में लाकर हम लोग एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, है ना, बातचीत करने के लिए फोन पर, कंप्यूटर और संयंत्र है। हमारा जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग होता है वो किससे संबंधित है, दूरभाष, कंप्यूटर, इससे संबंधित माना जाता है। अगला सवाल है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए कि इनमें से आप देखते हैं कि अगर आपके पास यातायात नहीं होगा तो आपका बिजनेस प्रभावित हो जाएगा, अगर आपके पास कच्चा माल होगा तब भी आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे, पानी की उपलब्धता नहीं होगी तब भी आपका उत्पादन नहीं होगा। वो आपके जो बिजनेस है उसको प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारकों के बारे में बताइए कि अगर आपके पास मजदूर नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, और अगर आपकी फैक्ट्री के पास बाजार नहीं है, तो आप उत्पादन प्रभावित होगा, आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। आधारभूत उद्योग हमारे ऐसे उद्योग हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए मशीनों को निर्मित करते हैं, अर्थात हमारा लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है ना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है कि जो हमारा आप देखते हैं कि इस्पात उद्योग है ना, इस्पात उद्योग के अंतर्गत आने वाली कुछ समस्याएं क्या है वो आपको बतानी है। तो भारत में इस्पात, स्टील को बनाने के बड़े बड़े प्लांट मौजूद हैं और छोटे छोटे प्लांट भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत कुछ समस्याएं हैं, वो क्या है दोस्तों कि जब हमारे पास ना अच्छे मजदूर नहीं है जो इस्पात को तैयार कर सकें, इसको तैयार करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, और पूरे तौर पर हमारे पास यातायात या फिर इस्पात को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने की सुविधा नहीं है, और लोहे को पिघलाने के लिए या फिर इस्पात को पिघलाने के लिए हमें कोयले की जरूरत होती है, और कोयला हमारे पास सीमित मात्रा में है ना। इसकी वजह से भी हमारा इस्पात का जो मैन्युफैक्चर होता है दोस्तों वो आपको प्रभावित होता हुआ दिखता है। अगला सवाल है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, जितने भी हमारी ये फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, ये बड़े स्तर पर हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो हमारे पर्यावरण में फैल जाता है, और इसकी वजह से आप देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी सांस संबंधी बीमारी होती है ना। वायु प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हुई, सल्फर डाइऑक्साइड हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, ये हवा में घुल जाती है जिससे लोगों को सांस संबंधी बीमारी होती है।
हमारी फैक्ट्री से निकलने वाली जो गंदगी होती है वो हमारे नदियों में चली जाती है, तालाबों में चली जाती है, जिससे पानी दूषित हो जाता है, जो जल प्रदूषित करता है। बहुत बार फैक्ट्री से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है वो जब सीधे नदी में जाता है तो इससे नदी के अंदर मौजूद जो जलीय जीवन होता है वो प्रभावित हो जाता है, जानवर मर जाते हैं हमारे, मछलियां। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर आप लोग देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वहां पर आप देखते हैं कि जो हमारा यूरेनियम और थोरेनियम हुआ उसकी आंतरिक संरचना में बदलाव किया जाता है, और इससे निकलने वाला जो कचरा होता है अगर वो ऐसे ही खुले में छोड़ दिया जाए तो उससे बहुत बड़े तौर पर परमाणु रिएक्शन होने का खतरा बना रहता है, लीक होने का खतरा बना रहता है, जो बड़े स्तर पर लोगों को क्या कर सकता है दोस्तों, प्रभावित कर सकता है, जान और माल की हानि हो सकती है। जैसा साल 1984 में भोपाल में हुआ था कि वहां की एक फैक्ट्री से आप देखते हैं कि एक जहरीली गैस लीक हो गई और 5 से 7 हजार लोग सोते सोते ही अपने जीवन को खो बैठे। इन फैक्ट्रीज की वजह से हम देखते हैं दोस्तों ध्वनि प्रदूषण भी होता है। जहां जहां पर ये फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्री की मशीनों की वजह से तेज आवाजें होती हैं, लोगों उस फैक्ट्री के अगर आसपास रहते हैं तो वो बहरे हो जाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है। तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब इतने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, इन प्रदूषणों को रोकने के क्या तरीके होंगे, इनको कम से कम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले है कि जो पानी आपका दूषित हो, है ना, नदियों में फैक्ट्री से निकलने वाले, इसके लिए सबसे पहले तो एक कठिन कानून बनाना चाहिए, है ना, अच्छे कानून बने हो कि कोई पानी को दूषित नहीं करे, और अगर पानी दूषित हो जाए तो उसको साफ करने का हमारे पास आप देखते हैं कि उचित प्रकरण होना चाहिए ताकि हम पानी को रिफाइन कर सकें। और उसी के साथ साथ दोस्तों जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर ना, वो फैक्ट्री के ऊपर ही चिमनी लगी होनी चाहिए, और उस चिमनी की वजह से आप देखते हैं कि जो धुआं बाहर निकले वो स्वच्छ धुआं हो, साफ हवा बाहर निकले। फैक्ट्री के अंदर ही आप देखते हैं कि चिमनी लगी हो जो अपने फैक्ट्री से बाहर आने वाला जो धुआं हो वो स्वच्छ धुआं हो, उसको बाहर छोड़े, जो गंदे तत्व है वो उसके अंदर ही क्या हो दोस्तों, बाहर ना आए, और फैक्ट्री के अंदर ही उसको समाप्त कर दिया जाए। उसी के साथ साथ फैक्ट्रियों को शहर से थोड़ा बाहर स्थापित किया जाए ताकि लोगों को बहरेपन संबंधी या फिर कोई और समस्या ना हो। भारत का सबसे प्राचीनतम, दोस्तों यहां तक तो हमने आप सभी के साथ इस चैप्टर से संबंधित जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस रहे थे उनको डिस्कस किया। आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, और यहां से दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने इस चैप्टर से संबंधित जो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। हमारे भारत का सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला विशाल उद्योग कौन सा है दोस्तों? कपड़े का जो हमारा उद्योग है, जिसे हम लोग सूती वस्त्र उद्योग कहते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीनतम और विशाल उद्योग माना जाता है। औद्योगिक स्थान की उपलब्धता से प्रभावित होता है कि इनमें से अगर आप देखते हैं कि एक भी चीज की कमी होगी तो आपका बिजनेस प्रभावित होगा। अगर बाजार नहीं है, मजदूर नहीं है, कच्चा माल नहीं है, अर्थात उपरोक्त सभी चीजें नहीं है, तो आपका बिजनेस जो है दोस्तों वो प्रभावित हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को हमने डैश कैटेगरी में बांटा है। कच्चे माल के आधार पर हमने अपने उद्योगों को 2 कैटेगरी में बांटा है। कृषि आधारित कच्चे माल के, है ना, जो ऐसे हमारे उद्योग जहां पर कच्चा माल खेती से आता है, कृषि से आता है, और कुछ ऐसे हमारे उद्योग हैं जहां पर कच्चा माल आप देखते हैं कि खनिज से आता है, तो उनको 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा है। अगला सवाल है कि डैश का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या फिर आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों या दोनों के द्वारा किया जाता है ना? ऐसे कौन से उद्योग हैं जिसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो कच्चा माल होता है वो उत्पादकों के द्वारा, आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा, श्रमिकों या दोनों के द्वारा किया जाता है ना? तो जो हमारे आपको दिखता है दोस्तों कि सहकारी उद्योग होते हैं, है ना, तो उसके अंतर्गत आप देखते हैं जिनको हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर के नाम से भी पुकारते हैं, इसमें इस तरीके का कार्य होता है। देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में पूरे तौर पर आत्मनिर्भर है। देश के लगभग 3.5 करोड़ इसके अंतर्गत लोग काम करते हैं, और इसके लिए ना, इस उद्योग में हम पूरे तौर पर आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी दूसरे देश से मदद लेने की जरूरत नहीं होती। और आप देखते हैं कि भारत के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देता है। ये है हमारा कपड़ा उद्योग दोस्तों, है ना, कपड़ा उद्योग। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि देश के लगभग 35 मिलियन लोग, लगभग 3.5 करोड़ लोग किस हमारा जो उद्योग है उसके अंदर रोजगार को प्राप्त कर रहे हैं? वो है हमारा कपड़ा उद्योग। ऑप्शन डी बिल्कुल सही बनता है। अगला सवाल है कि भारत में किस पदार्थ को पूरी तरह से आयात किया जाता है क्योंकि देश के अंदर पूरे तौर पर व्यापारिक, देखिए भारत के अंदर जो हमारी केमिकल की फैक्ट्रीज हैं उसमें हम लोग खाद को बनाते हैं, और भारत में ना एक प्रकार का जो तत्व है जिसे हम लोग पोटाश कहते हैं वो नहीं है। इसको हमने क्या करना पड़ता है, ब्राजील और आप देखते हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों से मंगाकर बनाना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इसके भंडार नहीं है। चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इनकी मदद से ही, है ना, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इसकी मदद से ही हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सीमेंट का जो हमारे उत्पाद होते हैं, सीमेंट जो होती है वो हमें बनते हुए दिखती है। अगला सवाल है कि सबसे पहला भारत के अंदर जो हमारा सीमेंट प्लांट था वो साल 1904 में लगाया गया था, वो भारत के किस राज्य में लगा?
तो भारत के चेन्नई राज्य में, उस समय इसको मद्रास कहा जाता था, उस वहां पर लगाया गया था। अगला सवाल देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा शहर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, जहां पर बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं। वो है दोस्तों हमारा बेंगलोर, जो कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ऐसी एजेंसी है जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील का उत्पादन करती है। ये एक सरकारी कंपनी जो स्टील का उत्पादन करती है, उसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला सवाल है कि निम्न में से वो कौन सा उद्योग है जहां पर बॉक्साइट को कच्चे माल के, देखिए बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग कर कर फिर जब हम उसे शुद्ध करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, उससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि पहली जूट मिल 1859 में, भारत के अंदर सबसे पहली पटसन की जो फैक्ट्री थी वो 1859 में आप देखते हैं कि रिश्रा नामक जो इलाका है, जो पश्चिम बंगाल में है, वहां पर स्थापित की गई थी, है ना। वो हमें कलकत्ता के पास देखने को मिलता है। कलकत्ता के पास एक इलाका है रिश्रा, वहां पर सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। अगला सवाल है कि भारत में जो हमारे जूट के उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए भारत की सरकार ने क्या किया है दोस्तों, साल 2005 में आप देखते हैं कि राष्ट्रीय जूट नीति को स्थापित किया, जिसके तहत हम लोग अच्छे से अच्छे किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी जूट की, और हम अच्छी गुणवत्ता के साथ जूट का उत्पादन करेंगे। अगला सवाल देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत में लगभग 60% जो हमारी चीनी की फैक्ट्रीज हैं वो हमें कहां पर दिखती हैं। चीनी वहां पर होगा जहां सबसे ज्यादा गन्ना होगा, और भारत में सबसे ज्यादा गन्ना आप देखते हैं दोस्तों कि दो राज्यों में, यूपी में और बिहार में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों कि रोजगार सृजन के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, जहां पर लगभग 35 मिलियन यानी कि 3.5 करोड़ लोगों को, 3.5 करोड़ लोगों को जिसमें रोजगार मिल रहा है, वो कहलाता है हमारा कपड़ा उद्योग। ठीक, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत कितनी है। तो भारत में प्रति व्यक्ति जो इस्पात की खपत है, हर साल भारत में लगभग 32 केजी हर व्यक्ति इस्पात का क्या कर लेता है दोस्तों, उसका प्रयोग करता है, उसको यूज में लाता है। चलिए, तो यहां तक तो दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ ये जो हमारा चैप्टर रहा जिसका नाम था, है ना, विनिर्माण उद्योग, उसकी पूरी की पूरी कहानी को डिस्कस किया। इस चैप्टर से संबंधित जो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको एक एक कर हमने आप सभी के सामने रखा। अब आप लोगों से लेते हैं विदा, मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम लोग गहराई के साथ इस चैप्टर की कहानी को तो खत्म कर चुके हैं, नए चैप्टर को आपके सामने रखेंगे। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।